छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भारत की बात है और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां जरूर बांध लीजिए। लेकिन आइए अब उन खबरों की तरफ देखते हैं जो आज की चलिए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर यह है कि जो अहमदाबाद में विमान क्रैश किया था उसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन गुत्थी कितनी सुलझ पाई, क्योंकि रिपोर्ट से जो गुत्थी है उलझ सी गई है। मैं आपको तस्वीरें अब दिखा रहा हूं। जो विमान हादसा हुआ था, सभी की आस थी कि उस पर एक रिपोर्ट आए, और ऐसा जबरदस्त हादसा कि 241 लोगों की जान चली गई। लेकिन कॉकपिट से क्या कुछ जानकारियां सामने आई, चलिए ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। 12 जून 2025 का हादसा कोई नहीं भूल सकता, लेकिन हजार सवाल हैं उस रिपोर्ट पर, इस हादसे से जुड़ी जो रिपोर्ट आई है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के 1 महीने बाद जो लोग हैं उनके आंसू थम नहीं रहे थे। लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल थे इस बात को लेकर कि जब रिपोर्ट आएगी तो उन्हें पता चल पाएगा आखिर उनके परिजनों के साथ क्या हुआ, विमान के साथ क्या हुआ, दोनों पायलटों के साथ आखिर क्या हुआ है। तो 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि आखिरी 90 सेकंड में क्या हुआ था, पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई थी। ये सारी चीजें मेडे कॉल से पहले दोनों पायलट क्या बात कर रहे थे। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। एयर इंडिया प्लेन हादसे की रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा। हादसे से पहले दोनों पायलटों के बीच क्या हुई बात, मेडे कॉल से पहले विमान में क्या हुआ था। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इंजन फ्यूल बंद क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। विमान के टेक ऑफ होते ही पायलट को गड़बड़ी का पता चल गया था। उसने अपने साथी से पूछा था, इंजन फ्यूल उसने बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब भी दिया, नहीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट से हादसे की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई है। जो सीनियर कैप्टन, जो कमांडर कहलाते हैं, वो अपने को पायलट से पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, उसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो ये लगता है कि कैप्टन या को पायलट की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो खुद ही समझे नहीं कि कैसे हुआ। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है। हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में। तो आखिर 15 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है, क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, यह भी देखना बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि 15 पन्नों की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 15 पन्नों की रिपोर्ट यह इशारा कर रही है कि किस तरीके से पायलट जो है, वो जो पीके श्रीवास्तव और संजीव कपूर इसे बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो 15 पन्नों की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि कैसे ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, और ये बता रही है कि कैसे ये बात आगे बढ़ चली। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने बाद एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट आती है, और शुरुआती जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होते हैं। एआईबी ने 15 पन्नों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, और विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हादसा हुआ ऐसा बताया गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, और इस वजह से विमान के दोनों इंजन भी बंद हो गए। रिपोर्ट में दोनों पायलट की बातचीत भी सामने आ गई कि क्या दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हादसे से ठीक पहले एक पायलट ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, नहीं मैंने बंद नहीं किया।
मेडे कॉल से पहले दोनों पायलटों में बातचीत हुई और हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, यानी कि टेक ऑफ के बाद पायलटों ने इसे चालू किया। दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, तकरीबन 600 मीटर की ऊंचाई पर, लेकिन इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय ही नहीं मिला और इस वजह से अहमदाबाद में विमान हादसा हो गया। टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर यह हादसा हुआ और रिपोर्ट में यह पता नहीं चला कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हो गए। फ्यूल स्विच विमान के कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास होते हैं और यह इंजन में फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इसका मुख्य काम है इंजन में फ्यूल की सप्लाई को शुरू करना, साथ ही ये फ्यूल की सप्लाई को बंद कर सकता है। हर इंजन के लिए अलग अलग फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है। बोइंग 787 में 2 इंजन लगे हैं, इसमें 2 स्विच होते हैं। हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त विमान में 241 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे और इस प्लेन हादसे में मात्र एक शख्स ही जिंदा बच पाया था। चलिए, इस रिपोर्ट के बाद जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं संजीव कपूर और पीके श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले एटीसी से, चूंकि आप एटीसी के विजुअल साइट में है, आप एटीसी से रिकन्फर्म करते हैं क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकन्फर्म किए जो प्रोटोकॉल है ये इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। अगर आप देखें जो रिपोर्ट आई है इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि दोनों इंजन फेल हुए थे और ये इस चीज से दर्शाता है कि रैट ऑपरेट हुआ, रैम एयर टरबाइन। तो मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था क्रैश से पहले। तो एक्सपर्ट समझा रहे हैं कि आखिर ये गुत्थी सुलझ भी रही है और उलझा भी रही है। क्या हुआ होगा जब सारे स्विच जो हैं वो मैनुअल हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो संजीव कपूर कह रहे हैं या फिर जो पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। चलिए हम आपको इसको हकीकत के तौर पर बताते हैं कि क्या हुआ होगा। चलिए हम आपको समझा रहे हैं कि जो पायलट हैं वो किस तरीके से इसे समझा पा रहे हैं और पायलट जो समझाना चाह रहे हैं उसमें यह भी बता रहे हैं कि जब सारी चीजें मैनुअल थी तो आखिर गलती किसकी थी। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जो रिपोर्ट की जो गुत्थी है वो उलझ गई है। हादसे की असली वजह अब तक सामने नहीं आई और शुरुआती जो रिपोर्ट है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उड़ान के तुरंत बाद इंजन कैसे बंद हो गया यह सवाल है। दोनों पायलट की गलती नहीं थी तो हादसा कैसे हो गया। अगर पायलट ने फ्यूल इंजन बंद नहीं किया तो किसने किया और क्या फ्यूल इंजन को बंद करने के पीछे कोई साजिश थी। सवाल यह है अगर यह साजिश थी तो किसने यह खतरनाक साजिश रची, यह सवाल है। क्या फ्यूल इंजन को बंद करना इतना आसान है, कोई भी बंद कर देगा, जबकि कंट्रोल दोनों पायलटों के हाथ में होता है। अगर इंजन में खराबी नहीं मिली तो क्या विमान को हैक कर लिया गया। क्या विमान के सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से यह गंभीर हादसा हो गया। पायलट के मेडे पर कोई जवाब क्यों नहीं मिला, यह भी एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सहयोगी काजल पहुंची खासकर यह जानने के लिए कि जो लीवर होता है उसके नीचे जो स्विच होते हैं उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और जिस दिन यह घटना घटी उस दिन क्या हुआ था उन 90 सेकंड के दौरान। मोर ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसमें कि ये एस्टेब्लिश किया गया है कि पायलट और को पायलट के बीच में सीवीआर में क्या रिकॉर्डिंग हुई है, क्या कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच में, और डीएफडीआर की रिकॉर्डिंग हमें ये बताएगी कि उस समय एयरक्राफ्ट में क्या क्या स्विचेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, किस कंडीशन में थे, ऑफ थे कि ऑन थे। तो इसको हम मोर और लेस एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है इसमें, इंटेंशनल किया जा सकता है क्योंकि ये स्विचेस जो होते हैं इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ लगने से वो कुछ ऑफ हो गया हो, तो जब तक इंटेंशनली उसको कोई ऑफ नहीं करेगा वो ऑफ नहीं होंगे। या फिर इसमें टेक्निकल मेल फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये आजकल के आधुनिक विमान जितने भी हैं बहुत सारे सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये आगे जांच एजेंसियों का काम है कि सारी इसकी फोरेंसिक जांच करेंगी वो और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। इस घटना में, दुर्घटना में क्या हुआ कि जब उन्होंने रीस्टार्ट करने का प्रोसीजर पायलट्स की जैसी ट्रेनिंग होती है इनिशिएट किया
एक इंजन ने जवाब नहीं दिया कुछ भी, लेकिन दूसरा इंजन स्टार्ट होने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था। इंजन स्पूल अप होना शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि इतनी कम हाइट पे हुआ था कि इसके पहले कि वो पूरी तरीके से स्पूल अप कर पाता, एयरक्राफ्ट जाके सामने बिल्डिंग में क्रैश हो गया। तो जो जांच का एंगल है, क्या वो अब पायलटों की तरफ इशारा कर रहा है? क्या पायलट्स उसे संभाल नहीं पाए? दोनों पायलट को इसकी जानकारी नहीं थी? आइए समझते हैं इसे। रिपोर्ट पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सख्त है। शुरुआती रिपोर्ट से लग रहा है कि क्रैश में पायलट्स की गलती है। पायलट एसोसिएशन ने कहा कि हम इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। हम निष्पक्ष और सबूत आधारित जांच की मांग करते हैं। जांच रिपोर्ट के लीक होने पर भी एसोसिएशन ने सवाल उठाए। जांच में विश्वसनीयता और पारदर्शिता में कमी दिख रही है। रिपोर्ट लीक होने से लोगों का विश्वास इसमें कम हो रहा है। योग्य अनुभवी पायलटों को जांच टीम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट में सीधे पायलटों पर सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया गया है। विमान के दोनों पायलट मेडिकली पूरी तरह से फिट थे। दोनों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। मुख्य पायलट के पास 15,000 घंटे का अनुभव था। को पायलट के पास तकरीबन 3400 घंटे उड़ान का अनुभव था। फिर यह गलती कैसे हो गई? लेकिन बात निकली तो दूर तलक गई। अब बात पहुंच गई पॉलिटिकली खेमे में। आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, सियासत होने लगी। कौन क्या कह रहा है, ये जानते हैं। तो अभी तक जो विश्लेषण है, इतनी बड़े विमानों के इंजन्स बंद नहीं होते हैं, और एक साथ दोनों बंद हो जाएं, ये अप्रत्याशित है, असंभव है। लेकिन ऐसा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि विश्लेषक कुछ और भी तथ्यों का इंतजार करना पड़ेगा। क्या हुआ, किसने क्या किया, कब क्या हुआ, लेकिन इंजन बंद क्यों हुआ, इसमें थोड़े से संवाद की भी जरूरत है। इन पर यह अब आरोप लग रहा है रिपोर्ट में, वो तो इस दुनिया में आएंगे नहीं, आके कहेंगे नहीं। ईंधन को जहाँ से थ्रस्ट मिलता है वो स्विच ऑफ था। अब कहाँ से वो पायलट बेचारे जो जाने चली गई हैं, कहाँ से आके कहेंगे? और रिपोर्ट में भी जिस गंभीरता की हम अपेक्षा करते थे, उसका हमें थोड़ा अभाव दिखा। अहमदाबाद विमान हादसे की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। पायलट के बीच में भी कन्वर्सेशन है कि क्या फ्यूल बंद किया, और इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाया तो वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाई। ये अभी शुरुआती रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट आएगी तब पूरा पता लगेगा। इंजन को फ्यूल ही नहीं मिल रहा था तो वो हाइट कैसे लेता? बहुत चौंकाने वाली बात है। दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी। ये कैसे बंद हुई? टेक्निकल फॉल्ट, रख रखाव का फॉल्ट, या कुछ और? पर ये ज़रूर चाहते हैं कि इस सबसे बड़ी ट्रेजेडी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस रिपोर्ट ने हमारी चिंता और हमारी उत्सुकता और बढ़ा दी। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। धर्मांतरण का ऐसा जाल कुछ लोगों ने फैलाया है, उसे तोड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हो रही है, और अब धर्मांतरण वाले जल्लादों पर हंटर की बारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जलालुद्दीन और छांगुर को आप देख पा रहे हैं। सरकते हुए पैर बता रहे हैं कि ये थक चुका है, लेकिन जो इसके इरादे हैं वो थके हुए नहीं थे। धर्मांतरण का खेल चला रहा था, और उसकी गिरफ्तारी के बाद कई रहस्यों से पर्दा हट चुका है। अगली तस्वीर। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का छांगुर है, और ये मध्य प्रदेश का छांगुर उससे भी ज्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश के छांगुर से भी ज्यादा खतरनाक था, और एक ऐसे सिंडिकेट को चला रहा था जिसमें लफ्ज़ जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश का छांगुर है, उसे अरबी घोड़ों को रखने का शौक था, यानी कि पैसे इतने थे और हवाला से पैसे आ रहे थे कि शौक भी बढ़ते जा रहे थे। तो अरबी घोड़े रखने का शौक था छांगुर को। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं विदेशी नस्ल के कुत्तों को भी रखने का शौक था, यानी कि शौक बड़े थे। बड़े इसलिए थे कि पैसे आ रहे थे, और पैसे इतने आ रहे थे कि हर वो चीज जो दिखावटी है उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश थी। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं लफ्ज़ जिहाद के हथियार। ये मध्य प्रदेश के झांगुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जिसके पास तलवारें भी थी, पिस्टल भी थे, पैसे भी थे। यानी कि इंदौर में लफ्ज़ जिहाद गैंग के पास तलवार और पिस्टल भी थी, और इस वीडियो से साफ जाहिर होता है। और चलिए इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक ही बाबा हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ।
छांगुर बाबा के उन ठिकानों को पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। छांगुर की कोठी पर बुलडोजर चला और 70 कमरों की जो कोठी थी कुछ ऐसे धराशायी हो गई। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो। यूपी से लेकर एमपी तक धर्मांतरण कराने वाले जल्लादों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यूपी में छांगुर बाबा ने कोड वर्ड का जाल बिछाया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और विदेशों तक नेटवर्क फैलाकर धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट चलाया। लेकिन योगी को खबर मिलते ही शुरू हो गया बहुत बड़ा ऑपरेशन। छांगुर बाबा शिकंजे में है और उसका करोड़ों का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया है। यूपी की तरह एमपी में भी छांगुर बाबा जैसा एक गैंग चल रहा था। इसका मास्टरमाइंड था अनवर कादरी, जो हथियार, ड्रग्स और झूठी पहचान के नाम पर लफ्ज जिहाद फैला रहा था, जो फैजान को गोल्डी और शेख को रमेश बताकर धर्मांतरण का बड़ा रैकेट फैला रहा था। अनवर कादरी, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां बचाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। एमपी का छांगुर यानी कादरी अभी फरार है, लेकिन मोहन सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि धर्मांतरण के हर गुनाहगार पर गिरेगी गाज और होगा पक्का इलाज। तो कई कोड बनाए गए थे, लेकिन उसे डिकोड कर लिया गया है। यानी कि जो छांगुर है उसके कोड क्या क्या थे, क्या वो सार्वजनिक तौर पर इन चीजों को कहता फिरता था? आइए इसे भी जरा समझते हैं। छांगुर का क्या था कोड? तो कोडवर्ड क्या थे? प्रोजेक्ट अगर वो कहता तो इसका मतलब होता था कि लड़कियों के बारे में बात कर रहा है। मिट्टी पलटने की बात अगर वो कह रहा है किसी से टेलीफोन पर, तो उसका मतलब होता था कि वो धर्मांतरण की बात कह रहा है। अगर उसने फोन पर किसी को कहा कि काजल करना, मतलब कि वो सामने वाले को कह रहा है कोड में कि प्रभावित करना। अगर वो कोडवर्ड में छांगुर ने कहा कि दर्शन, तो इसका मतलब है कि बाबा से मिलवाना है। यानी कि कोडवर्ड जो है वो पूरी तरीके से मतलब मायनों के साथ हमने आपको बताया। यानी कि कोड यहां पर डिकोड होता है और यह बात छांगुर ने खुद मानी है कि हमारा कोडवर्ड ये था, उसका मतलब ये था, और ऐसे हमने बड़े गैंग को बना रखा था जो धर्मांतरण गैंग चलाता था छांगुर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसमें। जो अब जो स्थिति है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी धर्मांतरण करेगा, ऐसे गैंग चलाएगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जरा देखिए। कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। तो छांगुर का सब कुछ छिन चुका है, वो आलीशान ख्वाब छिन चुका है, सपने छिन चुके हैं, और जलालुद्दीन और छांगुर का जो ये इमारत है, जो उसकी कोठी थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन एटीएस की नजर इस पर है और एटीएस लगातार इससे पूछताछ कर रही है और अभी भी कई ऐसे कोड हैं जिसे डिकोड करने की तैयारी की जा रही है। तो एटीएस के घेरे में छांगुर नजर आता है और उससे कड़ी पूछताछ हो रही है। लेकिन छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अभी भी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कोठी पर छांगुर की स्पेशल जो फोर्स थी वो भी तैनात थी कि किस तरीके से वहां पर उन सभी वाक्यों को वो अंजाम तक पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर एटीएस की नजर में है। एटीएस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर और कितने राज हैं। तो जैसे बाहुबली या फिर बड़े माफिया निजी सुरक्षा घेरा रखते हैं, ऐसे ही छांगुर बाबा ने स्पेशल 50 टास्क फोर्स बना रखी थी। यूपी एटीएस की एफआईआर में 50 युवकों का जिक्र सामने आया है। बाबा एक इशारा करते और यह टीम उनके काम में लग जाती।
यानी कि इस टास्क फोर्स का काम सिर्फ धर्मांतरण कराने तक सीमित नहीं था, यह भय, दबाव और हिंसा फैलाने में भी बाबा के हथियार बने हुए थे। कोई धर्मांतरण से मना करता या फिर पुलिस के पास जाने की बात कहता तो छांगुर की स्पेशल फोर्स अपना खौफ और बाहुबल दिखाने लगती। ये जवान आलीशान तरीके से रहते, लेकिन किसी को इनका पता नहीं था। सभी युवक छांगुर बाबा की बलरामपुर वाली आलीशान कोठी में रहते थे। खाने पीने से कपड़े और हर जरूरत के सामान उन्हें उसी कोठी में मिलती थी। कोठी में ही इस फोर्स की कड़ी ट्रेनिंग होती थी, ब्रेन वॉश होता था। फोर्स में शामिल ज्यादातर युवाओं को बाबा और नसरीन खुद चुनते थे। धर्मांतरण के लिए अलग अलग राज्यों में घूमते हुए ये संपर्क में आते थे। छांगुर बाबा मानसिक और शारीरिक रूप से पहले उन्हें परखता था। उन्हें घुड़सवारी और खतरनाक कुत्ते संभालने की ट्रेनिंग दी जाती थी। भीड़ से निपटने के साथ और एक साथ हमले का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। फिर उन्हें अपने सिंडिकेट और राज को बचाने का जिम्मा देता था, यानी कि पूरी तैयारी थी और बाबा जो आदेश सुना देता वही इनके लिए अंतिम फरमान होता था। यानी कि बाबा ने कहा किया वो फुल एंड फाइनल है। चलिए, हमारे सहयोगी वैभव ने खास बातचीत की है। कैसे कैसे जो पड़ोसी हैं उन्हें क्यों पता नहीं चला, वैभव की रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा के महंगे शौक अब पूरी दुनिया के सामने है। ये वही अरबियन नस्ल का घोड़ा है जिस अरबियन नस्ल के घोड़े को छांगुर बाबा ने अपने उस आलीशान महल के अंदर रखा हुआ था, जिस महल को लगभग पुलिस ने अब प्रशासन की टीम ने नेस्तनाबूद कर दिया है बुलडोजर के जरिए। ये अरबियन नस्ल का घोड़ा है। अगर इस पर इंटरनेट पर इसकी कीमत का आप जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन 10 से 25 लाख रुपए का ये घोड़ा जो है वो मिलता है और ये लगभग अरबियन कंट्रीज में ही पाया जाता है। जिस घोड़े को बाबा छांगुर ने अपने महल के अंदर रखा हुआ था। फिलहाल ये घोड़ा अब उतरौला में ही इस कस्बे में बंधा हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं वो इस घोड़े को देखने दूर दूर से आते हैं। हमारे साथ गलत काम हुआ। छांगुर बाबा से हम बोले कि छांगुर बाबा तार बच्चे हमारे साथ बहुत गलत काम किए। कहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं गलत हुआ। कि हमारे धर्म में आए जाओ, मुसलमान हो जाओ, सुखी रहो, संपत्ति पाइबो, आराम रही, पैसा कौड़ी रही। मुमकिन नहीं, एक हम नहीं कर पाए तो कहीं ठीक है, जाओ, हमारे कुछ नहीं कह पाए। ना पुलिस ना दरोगा हमारे कुछ कह पाए, ना बनाए पाए, ना बिगाड़ पाए, जाओ। यानी कि इस महिला को छांगुर ने धमकी दी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करती हो। लेकिन एक और सहयोगी है छांगुर का, इसे आप देख पा रहे हैं, ये बबलू चौधरी है जो उसके हर काले कारनामों में साथ रहा। और सबसे बड़ी बात कि उसकी जितनी भी रिहायशी बिल्डिंग थी उन्हें भी बनाने का टेंडर यही लेता था। लेकिन यह रहस्य और खुलता है क्योंकि 7वीं पास छांगुर के पास इतनी संपत्ति कहां से चली आई और जो संपत्ति अर्जित की गई वो कहां से की गई, किन मापदंडों को पार करते हुए की गई। तो हम आपको अब बता रहे हैं कि आखिर 7वीं पास छांगुर ने कैसे इतनी संपत्ति को अर्जित कर लिया और कैसे इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो छांगुर बाबा है वो किस तरीके से इससे अंजाम तक पहुंचाता था। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन ने पढ़ाई तो सिर्फ 7वीं तक की, लेकिन साम्राज्य कई करोड़ और नेटवर्क तक कई देशों तक फैला लिए। जो छांगुर बाबा 15 साल पहले तक गांव-गांव में अंगूठी बेचा करता था, उसी से करोड़पति बनने का खतरनाक फॉर्मूला निकाल लिया। पीर बाबा बनकर अंगूठी बेचता, दुख दर्द भगाने का दावा करता। अपनी बात मनवाने की कला से वो लोगों के धर्म बदलवाने लगा। हिंदुओं के खिलाफ साजिश में वो बड़े सिंडिकेट में भी शामिल हो गया। वो पढ़ा लिखा भले ही कम था, लेकिन उसमें चालाकी कूट कूट कर भरी थी। पैसे मिलने लगे तो उसने प्रॉपर्टी पर निवेश करना यानी जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन छांगुर बाबा कभी अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदता था, वो अपनी खास नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर जमीनें खरीदता था, फिर अपने गैंग को प्रॉपर्टी और दुकानों के काम में लगा देता। इस तरह से लोकल स्तर पर भी छांगुर बाबा एक बड़ा नेटवर्क बनाने में कामयाब रहा। दावा यह है कि पुलिस और निचली अदालतों तक में उसकी पहुंच थी, यानी कि कोई भी उसका विरोध करता तो फर्जी केस तक करवा देता था। यानी कि लोग या तो छांगुर बाबा की बात मान लेते या डरकर चुप हो जाते। और इस तरह धर्मांतरण और काली कमाई से बाबा का जो साम्राज्य है वो बढ़ने लगा। जांच एजेंसियों को शक ना हो इसलिए कई अकाउंट्स खुलवाए थे उसने। यानी कि उसने धर्म के कल्याण का दिखावा कर 4 संस्थाएं भी खोल ली थी। लेकिन इसका असली मकसद धर्मांतरण का रैकेट फैलाना था, जिसके जरिए उसने तकरीबन 500 करोड़ रुपए की काली कमाई की और यह बड़ा साम्राज्य उसने बनाया। अब राघवेंद्र ने बातचीत की है कई और लोगों से और यह जानने की कोशिश की कि ये जो छांगुर बाबा है इसके बारे में अब तक किसी को क्यों पता नहीं चल पाया। देखिए,
सबसे पहले उस जमीन पर आपने बाउंड्री का काम किया 16 लाख रुपए में, ये एग्रीमेंट हुआ था? इसका एग्रीमेंट हुआ था 16 लाख रुपए का बाउंड्री का काम का। उसके बाद इसने कहा मुझे तबेला बनवाना है, अस्तबल बनवाना है। अच्छा, अस्तबल और तबेला बनवाना है उसी बाउंड्री के अंदर? अच्छा, उसके लिए कितना प्रस्ताव दिया? उसके लिए इसने मुझे कुछ 13,000 स्क्वायर फुट ज़मीन इसने कहा कि इतने ज़मीन में हमारा एक तबेला अस्तबल बना दो। 13,000 स्क्वायर फीट, बड़ा सा बड़ा बंगला इतने में बन जाता है? हाँ, सिंगल स्टोरी 13,000 स्क्वायर फुट होगा, डबल 13 दूनी 26,000 स्क्वायर फुट बनता है वो। तो उसका भी हमारा रेट तय हो गया। स्ट्रक्चर खड़ा करना था, पिलर लगा के स्ट्रक्चर खड़ा करना था, जिसका रेट 1,000 रुपये तय हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था उसका हमारा। 13,000 स्क्वायर फुट पे हमने इसका तबेला बना दिया। बनाया तो 26,000 स्क्वायर फुट बनाया, क्योंकि G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, तो 26,000 स्क्वायर फुट बन गया लगभग। बन के कंप्लीट हो गया, उसको हैंडओवर किया तो उसने कहा नहीं, मुझे अभी इसको तोड़ के अस्पताल बनाना है। क्या बात कर रहे हैं जी? उसने कहा कितने दिन लगे थे आपको उसको बनाने में? उसको बनाने में हमको करीब साल भर लग गए थे। मतलब 1 साल में जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, कह रहा है उसको तोड़ दो, कुछ रिनोवेशन, हाँ, तोड़ के कुछ और बनाओ, अस्पताल बनाओ, मुझे अस्पताल चालू करना। तबेले को तोड़ के अस्पताल बनाओ। फिर तो हमने कहा इसका कास्ट बढ़ेगा। तो उसने कहा कितना? मैं बोला इतना, उसका हिसाब बता दिया। बोला इसका एग्रीमेंट बना लो। बोला ये पैसे लो, एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है? तो छांगुर और अनवर कादरी ये दोनों मिलकर धर्मांतरण का खेल चला रहे थे, लफ्ज जिहाद करवा रहे थे। एक उत्तर प्रदेश में करवा रहा था, एक मध्य प्रदेश में करवा रहा था। लेकिन कैसे कैसे ये नेक्सस बढ़ता चल रहा है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं। कई ऐसे लड़कों को इसने तैयार किया था जिनका नाम कुछ और था, लेकिन हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। नाम बदल लिया गया था, असली नाम फैजान था, लेकिन फिर ये गोल्डी बन जाता है और हिंदू लड़कियों को अपने जाल में ट्रैप करता है। तो हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का खेल करता, और रंगे हाथ जब लफ्ज जिहादी पकड़े गए, उसके बाद सारी कलई खुल गई, वीडियो सामने आ गए। कौन है? दोस्त है हमारे। कौन से दोस्त? एक सेकंड भैया, क्या हो गया? दोस्त है। वॉशरूम देखिए, खोलिए यहाँ से। हाँ, खोलिए, जाइए, चलिए बाहर चले। चलिए भाई बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। दीदी अरे इसकी आईडी तो देख लो पहले। चलो नाम क्या? तो ये कादरी का मोहरा शेख है जो बोल रहा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के एवज में इसे 2 लाख रुपए मिलते थे। शेख ने कबूली धर्मांतरण की बात। अब जरा सुनिए। मेरा नाम है शेख अरबाज, और अनवर कादरी जो सदर बाज़ार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग। अनवर कादरी ने तुमको पैसे दिए? जी। तो कौन सा जिहाद था और कौन इसके आदेश दे रहे थे, ये सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो है और भी गहरी है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। एमपी से भी छांगुर बाबा जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया। इंदौर में लफ्ज जिहाद और धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। आरोपी मुस्लिम युवक हिंदू नाम रख लड़कियों को जाल में फंसाते थे। जैसे शेख रमेश बन गया, दानिश ने दिनेश नाम रख लिया। दोस्ती के बाद प्यार और शादी का झांसा देकर रिलेशन तक बनाए। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिली है। कोशिश थी कि वीडियो से ब्लैकमेल करेंगे, धर्म परिवर्तन करवाएंगे। कई आरोपियों के पास से ड्रग और हथियार बरामद हुए हैं। आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि यह सब करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपए मिले हैं और फंडिंग करने का आरोप लगा है कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर। एमपी के छांगुर बाबा यानी अनवर कादरी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। यानी कि अब जो है कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इसका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। देश की सेना और देश की बेटी का अपमान करने वाले मंत्री नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कोई भी घटना ऐसी घटती है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल होते हैं या कुछ भी ऐसा दिखता है तो हम साफ साफ बोलते हैं कि कानून अपना काम करेगा। और अनवर कादरी के मामले में भी हम बोल रहे हैं कि कानून जो है वो न्याय के लिए है और कानून पूरे तरीके से अपना काम करता है। इसमें हम कोई भी पक्षपात की बात नहीं करते हैं। जो सामाजिक विकृतियां लव जिहाद उसमें से एक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दिशा में बहुत तेजी से काम करना चाहिए, नजर रखना चाहिए। ये जो ताकतें शहर के अंदर बढ़े और हमारे होते हुए बढ़े अगर, तो हमें शर्म से दूर करना चाहिए। इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंदौर में और प्रदेश में चुनौती की तरह ले उसको कि हम हमारे शहर में इस प्रकार की घटना होगी तो ऐसा सबक देंगे कि लोग याद रखें इस प्रकार के कारनामे करने। तो मध्य प्रदेश के छांगुर यानी कि अनवर कादरी की एफआईआर कॉपी आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन यह नेक्सस कैसे चलता था, कैसे चलाता था, कैसे फंसाता था, कैसे लड़कों को तैयार करता था, इसे भी जरा समझिए। यूपी में जैसे छांगुर बाबा पर योगी ने एक्शन ले लिया, मोहन सरकार कादरी पर ऐसी कार्रवाई की तैयारी में। धर्मांतरण के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि कादरी ने मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर कहा, हिंदू लड़कियों से शादी करो, उन्हें देह व्यापार में धकेल दो। कादरी के खिलाफ फरारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। दिल्ली, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट तक तलाशी की जा रही है। तय समय सीमा में वो पुलिस के सामने अगर पेश नहीं होते तो उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर एक्शन भी संभव है। कादरी इंदौर के वार्ड संख्या 58 से कांग्रेस का पार्षद है। कांग्रेस से 3 बार पार्षद रह चुका, 2 बार पत्नी पार्षद रही है। कादरी का नाम कई बार विवाद और अपराध में आ चुका है। इंदौर में भी मारपीट, धमकाने जैसी कई घटनाओं को उसने अंजाम दिया। 1996 में डकैती का केस दर्ज हुआ तो डकैत कादरी कहा जाने लगा। जानलेवा हमले पर 14 साल पहले 1 साल की सजा भी उसने काटी है। पहलगाम हमले के बाद एक प्रदर्शन में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और प्रदर्शन में पाकिस्तान के नारे लगाने पर कादरी को जेल जाना पड़ा और अब धर्मांतरण को लेकर कादरी पर शिकंजा कसने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से अब पुलिसिया जांच शुरू है और पुलिस जांच कर रही है। राम स्नेही मिश्रा जो कि एडीसीपी हैं, वो क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, देखिए। लगभग 15-20 दिन पहले माननीय न्यायालय के द्वारा एक फरारी वारंट जारी कर दिया गया है और लगभग उसकी समयावधि 1 माह रहती है। उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर वो कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शेष हमारी जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें से इनाम घोषणा हो गई है। हमारी टीमें सतत लगी हुई हैं और जो अपराधी है वो भाग जरूर सकता है लेकिन बच नहीं सकता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्तार किया जाए। अब बड़ी बात करें, अपराधी भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता, लेकिन पिछले 1 महीने से आप ही की आंखों में धूल झोंक रहा है वो। नहीं, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। हमारे पास जितने भी इनपुट मिलते हैं उन इनपुट पे जाकर के और सर्चिंग की कार्रवाइयां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी साथ। हाँ, आपकी टीम दबिश दे रही है। हमारी 3 टीमें सतत लगी हुई हैं और इसमें से कोई टीम में साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हमारी एक टीम सक्रिय है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और चलिए आज की एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। कई कनेक्शन आ रहे हैं उस बिटिया के मर्डर मामले में। चलिए, उलझ गई है राधिका की मर्डर मिस्ट्री। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर जितना जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई क्लूज सामने आ रहे हैं। उसके पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव का मर्डर कर दिया, उसे मार डाला, लेकिन बयान बदले जा रहे हैं। मैं आप तस्वीरें दिखा रहा हूं। आरोपी पिता को जेल से लेकर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट में पेशी के लिए ले आते वक्त उसके चेहरे को ढका गया था। तो इस बीच राधिका का एक चैट भी जांच टीम को मिल जाता है और उस चैट में कई बड़े खुलासे होते हैं। और राधिका की जो आखिरी चैट है वो ये बता रही है कि इसमें कई अनसुलझे हुए सवाल हैं और ये सवाल बता रहे हैं कि राधिका ने किससे बात की, राधिका ने को रिस्पॉन्स करने वाला कौन था और जो व्यक्ति था वो किस तरीके से उसे समझा रहा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं
कि राधिका के चैट और इस पूरे मामले के कंफ्यूजन में आखिर कौन कौन सी चीजें सामने आई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राधिका हत्याकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। दावा हो रहा है कि राधिका घर छोड़ना चाहती थी। पूर्व कोच के साथ राधिका की चैट सामने आई। इसमें वो घर छोड़कर विदेश जाने की बात कर रही है। राधिका कहती है कि वो आजाद रहना चाहती है, चीन, दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करती है। हालांकि बाद में कहती है कि पापा ने मना कर दिया। चैट में वो लिखती है, पापा बोल रहे हैं कितने पैसे बचेंगे, यानी साफ तौर पर दोनों में पैसों को लेकर बातचीत हुई। दावा है कि हत्या से 15 दिन पहले पिता काफी परेशान थे। 15 दिन वो बिल्कुल नहीं सोए, ना ही घर में किसी से बातचीत की। वो लगातार टेनिस एकेडमी बंद करने का दबाव बना रहे थे। राधिका उसे बंद करने के बजाय पिता को समझा रही थी, उनकी काउंसलिंग कर रही थी। वो कहती थी कि आपने मुझ पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, इन पैसों को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। दबाव में राधिका ने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। आखिर में पिता ने ही गोली मारकर राधिका को मार डाला। यह खुलासा राधिका के पिता ने पुलिस पूछताछ में किया है। फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो राधिका को लेकर, राधिका के चैट को लेकर जो सवाल कर रहे हैं, तो हमारी भी पड़ताल आगे बढ़ती है और हमने भी बातचीत की उनके कोच से कि कैसी राधिका थी, व्यवहार कैसा था और इस पूरी मिस्ट्री के पीछे का सच क्या है। जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो एटीट्यूड हो गया, ग्राउंड टू अर्थ सारी चीज़ें, उसको कोई भी कुछ कहता था, समझाता था, कोई चाहे उसको एज अ कोच बोले या कुछ भी बोले, शी वॉज ऑलवेज हम्बल ऐसा करके। और ऐसा बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। और उसके पापा का भी ऐसा कोई नेचर नॉर्मल था, ऐसा अच्छा था। कोई किसी के साथ मैंने उनको, इवन किसी और पेरेंट के साथ या किसी और कोच के साथ भी कभी ऐसे कुछ लड़ाई हो या कुछ वो भी मैंने ना सुना ना देखा। पर्सनल लाइफ में क्या होता है दैट आई डोंट नो, बट ऑन टेनिस कोर्ट की जो सारी बातें हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको। पर जो मुझे दिखी, और मैंने को कभी ये चीज़ दिखी नहीं, जो चीज़ अभी ऐसे हुई है और ये कैसे हो सकती है, वो मैं खुद आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। मैंने कभी जो भी चीज़ आप मुझे पूछ, एग्रेसिव बिहेवियर या टुवर्ड्स द स्पोर्ट उसके पापा का, मुझे उनका बिहेवियर किसी भी जगह से, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या अपनी लड़की के लिए हो, कभी एग्रेसिव या कभी नेगेटिव मैंने नहीं देखा। तो सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ, किसने गोली मारी। और पिता जो उसके कह रहे हैं, जो बयान दर्ज करवाया उसमें और जो सामने कॉपी आई उसमें बहुत अंतर है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिता ने कबूल कर लिया कि एकेडमी बंद करने पर हत्या की। खुलासा हुआ कि राधिका की अपनी एकेडमी नहीं थी, वो अलग अलग जगह टेनिस कोर्ट बुक करती थी जहां वो नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया करती थी। और ऐसे में हत्या को लेकर पिता की यह थ्योरी सवालों में है। चलिए, ताना देने पर हत्या, एक मसला यह भी आता है। पिता ने कबूला कि बेटी की कमाई खाने का लोग ताना दिया करते थे, इसलिए एकेडमी ना बंद करने पर राधिका की हत्या कर दी। लेकिन राधिका के पिता खुद रईस हैं, बड़े कारोबारी थे, 15 से 17 लाख किराया आता था, गुरुग्राम में कई संपत्तियां थी। और ऐसे में पिता की ताना देने वाली जो थ्योरी है वो भी सवालों के घेरे में है। चलिए, एक थ्योरी और आती है, पीठ पर 3 गोलियां उन्होंने मारी। पिता ने कबूला था कि पीछे से राधिका को 3 गोलियां मारी, जबकि पोस्टमार्टम के मुताबिक सामने से 4 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम के दौरान राधिका के सीने में 4 गोलियां मिली और इन्हीं गोलियों की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने वाले की थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। अब चलिए, एक वीडियो आता है 1 साल पुराना, उस शूट पर भी इसका कारण बनाया जाता है। राधिका के वीडियो शूट को हत्या की वजह बताया गया, लेकिन अब दावा है कि पिता की इजाजत से ही वीडियो शूट हुआ। राधिका अपनी मां के साथ ही शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची और यह खुलासा वीडियो में राधिका के साथी कलाकार ने ही किया। इसलिए राधिका की हत्या पर यह थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। चलिए, अब ये 2-3 थ्योरियां जो आ रही हैं, ये सवालों के घेरे में इसलिए है कि बयान कुछ और है, लेकिन अब खुलकर कुछ चीजें अलग अलग सामने आ रही हैं। चलिए, वीडियो में जो दिख रहा है लड़का, उसका नाम है इनामुल हक, उसे हम सुनाते हैं और जो राधिका के परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं, दोनों बातें एक साथ। राधिका की मदर साथ में आई थी एंड राधिका ने मुझे सेट पर यह भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ बिल्कुल, वो शूटिंग करेगा क्योंकि वहां पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था, मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये
एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। परिवार भी गलत मानता है कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं वक्त की मार थी या क्या था, कैसे ये घटना घटी उसका किसी को नहीं पता। हम तो अपने परिवार की तरफ से कह सकते हैं हमें बहुत दुख है और ये हुआ तो बहुत गलत हुआ। हम तो दीपक को मानेंगे कसूरवार कि कम से कम अपने भाई बहनों को बिठा के कोई दिक्कत भी थी तो बात करनी थी कि भैया ये बात हो रही है, चाहे आपस में मियाँ बीवी का भी हो, चाहे बच्चे ना मानते हो तो भी अपने बैठ के बात करते, उसको सोल्यूशन निकाल देते। ये तो 1 मिनट का गुस्सा होता है, वो गुस्सा उस टाइम निकल जाता बजाय ये हरकत करने। और चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से अगली खबर है और खबर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को किसकी नजर लग गई है। सवाल अब अपने उठाने लगे हैं क्योंकि बिहार में धमकी वाली साजिश कौन रच रहा है, यह सवाल है। आमने सामने पक्ष और विपक्ष है। साफ तौर पर यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब जो राज है उसे कौन सा दाम नीतीश कुमार देंगे। चलिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि क्या हुआ। होता यह है कि किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। खून यहां पर खून के निशान है। पुलिस पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सीढ़ियों पर जो खून है वो किराना कारोबारी का है। हत्या क्यों की गई इसकी पड़ताल चल रही है, लेकिन पुलिस का इकबाल कहां है। वर्दी का डर अपराधियों में नहीं है और ये तस्वीरें ये साबित करती हैं। एक सेकंड, सबके नहीं आएगी। तो निशान सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ ये खून के धब्बे नहीं पूछ रहे या फिर उस कारोबारी के परिजन नहीं पूछ रहे, बल्कि पूछ रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो गंभीर हो चली है। इस पर सवाल लाजमी है और साथ में रहते हुए भी ये सवाल हम उठा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी इस बीच आती है, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों के बीच सरकार कार्रवाई की बात कहती नजर आती है। तो ये तस्वीरें बता रही है और वहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है कि किसने धमकी दी इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन सवाल है कि आम हो या फिर खास, सिर्फ धमकियां मिल रही हैं, गोलियां चल रही हैं। बिहार को क्या हो गया। चिराग को हत्या की धमकी से हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी मिली, एलजेपी अध्यक्ष को सोशल मीडिया पर धमकी मिली और पटना के साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चिराग पासवान की सुरक्षा तत्काल बढ़ाने की मांग कर दी गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी उपलब्ध कराने को कहा गया। दोषी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। चिराग को धमकी के बाद एक और धमकी मिली, पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर के पास ईमेल भेजा गया, धमकी भरा यह ईमेल था। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी है। धमकी मिलने ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान चलाया। धमकी देने वालों का पता लगाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं और धमकी भरे ईमेल की जांच भी हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी धमकियां कौन दे रहा है और अपराधियों के मन में क्या पुलिस का भय खत्म हो गया है। राजनीति भी कुछ कहना चाहती है, जरा सुनिएगा। अपराधी केंद्रीय मंत्री को धमकी दे रहा है, विपक्ष तो धमकी खा ही रहा है। विपक्ष तो अपना जान हथेली पर लेके काम कर रहा है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। जिसके पास लौ लश्कर है, जंबो जेट जिसके पास सुरक्षा है, उसको भी धमकी मिल रहा है। समझिए बिहार में क्या हाल है। अर्जुन की तरह आंख देखिए ना, क्या परेशानी है। अपराधी का आंख देखिए, नरक अगर गया है तो उसका पता खोजिए। बिहार में तो ये सब दृष्टांत मिलते हैं और मैं नहीं जानता, मैं तो केवल जनता की नजरों में आंख मिलाकर बात करता हूं और अपराधी के आंख में आंख मिलाता हूं जब अपराध करता है। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को लेकर आज एक पत्रकार के इंस्टाग्राम पर उन्हें बम से उड़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में जो भी संलिप्त अपराधी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो
और उस पर कठोर से कठोर दंड सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः ना हो सके। केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में पटना साइबर थाने में कांड संख्या 1592/25 दिनांक 11/7/2025 को दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कई तरह के सवाल सुशासन की सरकार से पूछे जा रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि ये कौन सा राज है। लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसे इन सवालों के बीच चुनाव जीत पाएंगे? जीत पाएंगे क्योंकि उन्होंने एक और गेम सेट कर दिया। चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सेट यह किया है कि बिहार में चुनावी साल है और नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और इस योजना पर कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी मिलेगी। चुनावी साल में नीतीश का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और कैबिनेट में बहुत जल्द इसे लेकर प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसमें लाखों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। 100 यूनिट फ्री बिजली से सीधे ही परिवारों को मदद मिलेगी। लोगों को उनके बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। इससे लोगों को हर महीने सैकड़ों रुपए की बचत भी होगी। इससे पहले नीतीश ने पेंशन की राशि भी बढ़ाई है और ये तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनधारियों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई। नीतीश ने 1227 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी। यानी कि जो नीतीश कुमार जिस एंगल से बिहार को ले जाना चाहते हैं, चुनाव जैसे जीतना चाहते हैं, वो सारे गेम सेट हो चुके हैं। लेकिन सियासत की जो गलियारे हैं उसमें क्या हवा चल रही है उसे भी परखिए। हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। बिजली के 100 यूनिट फ्री, अरे 100 यूनिट क्यों, 300 यूनिट फ्री करना चाहिए था। ऐसा सब चल चलंती के बेरा में इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, कई जीते भी हैं, इतना फ्री तो नहीं करते थे। हमारा बिजली नीतीश कुमार जी के चेहरा को देखने के लिए हर घर बोलता है और जिनको अपच है कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि अपना घर का बिजली कटवा लीजिए, तार नोच लीजिए और घर में ललटेन टांग लीजिए। अब चुनाव है तो चुनावी घोषणा में वही सब घोषणा कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी के दूरदर्शी सोच ने पहले ही इस सारे चीज़ों की घोषणा की है कि तेजस्वी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली फ्री होगा, ये प्लान। तो तेजस्वी जी आगे आगे चल रहे हैं, सरकार ये पीछे पीछे नकलची सरकार बन गई है। तो बिहार में बिजली को लेकर बिजली की सियासत चल रही है। अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया, कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन कांवड़ियों और पुलिस की भिड़ंत भी हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां कांवड़ियों पर लाठीचार्ज की गई। रास्ता बदलने को लेकर पुलिस ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लाठीचार्ज जमकर हुई। कांवड़िए तो कांवड़िए, जो आम लोग थे वो भी पुलिस की लाठी से बच नहीं पाए। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं हरिद्वार की तस्वीरें जहां पुलिस कांवड़ियों में झड़प हुई, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो कांवड़िए थे उन्हें किस तरीके से पीटा गया। तो पुलिस की लाठी वाली कार्रवाई से कांवड़िए बहुत गुस्से में थे, उन्हें समझाने की कोशिश हुई। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। जो गुस्सा इस कदर था कि कांवड़ को बीच में ही, सड़क के बीच में ही रख दिया और अपना विरोध जताने लगे। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कांवड़ इस सड़क पर पड़े हुए थे और पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी थी और कांवड़ियों ने सड़क पर ही कांवड़ रख दिया। और इसके साथ अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर अब तक 60 फर्जी साधु गिरफ्तार किए गए हैं।
ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। वैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो साधु के वेश में लोगों को ठगते हैं, चीट करते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 60 फर्जी साधु गिरफ्तार किए गए हैं। दूर दूर तक कोई रिश्ता इनका धर्म से नहीं है, लेकिन यहां पर भगवा पहनकर जरूर आ गए। यहां ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। फर्जी साधुओं की खैर नहीं, उनकी पहचान की जा रही है और इसके बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है। मेला पुलिस वालों ने बनवाया है हरिद्वार। क्या इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया था आपने पुलिस को? हाँ, 2 फोटो गए हैं। वो कुछ नहीं गया था? नहीं, केवल फोटो से बना दिया पुलिस? हाँ, मेला पुलिस। हाँ, हरिद्वार। ये पुलिस वालों ने लाठी मारी है यहाँ। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। कांवड़ियों और पुलिस के बीच कांवड़ के रास्ते को लेकर जमकर बवाल हुआ। हरिद्वार में कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। कहा जिन रास्तों से उन्हें भेजा जा रहा है वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। पुलिस के समझाने के बाद भी जब कांवड़िये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। ये पुलिस वालों ने लाठी मारी है यहाँ। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया है। जाहिर है उत्तराखंड पुलिस ने साफ कर दिया है, आस्था के नाम पर ढोंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगभग 60 से भी ज्यादा ऐसे छद्म भेषधारी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं 2 दिन के ऑपरेशन में। तो फर्जी जो भी साधु हैं पकड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। इनकी तादाद आपने देखी 60 से अधिक है। चलिए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं इस बारे में। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी है। पुलिस अब तक करीब 60 से ज्यादा फर्जी साधुओं को पकड़ चुकी है। 11 जुलाई को 25 फर्जी साधु पकड़े गए, जिनमें से एक बांग्लादेश का युवक भी शामिल है जो ज्योतिषी बनकर लोगों को ठग रहा था। 12 जुलाई को करीब 41 फर्जी साधु पकड़े गए। देहरादून में 23 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया। 18 फर्जी साधु हरिद्वार के श्यामपुर में पकड़े गए और गिरफ्तार साधुओं में कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ दूसरे राज्यों से आए हैं। फर्जी साधुओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग हैं। कई मुस्लिम युवक भी भगवा चोला पहनकर पाखंड कर रहे हैं। ये लोग कांवड़ियों को तंत्र मंत्र जादू टोने की झूठी कला सिखा रहे हैं, फिर उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा कांवड़िये आते हैं और हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी को पूरे जिले में चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस भी फर्जी साधुओं की पहचान कर रही है और सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस सख्ती भी दिखा रही है। साफ संदेश है, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, हरिद्वार के जो डीएम है और एसपी हैं, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई है और इन्हें इन नकली साधुओं को पकड़ना शुरू किया है। अभियान कैसा चल रहा है, सुनिए उनकी जुबानी। कालनेमी जो वर्ड है आप इसी से समझ सकते हैं, जो अपनी वास्तविक पहचान छुपा के दूसरे धर्म का अगर कोई चोला ओढ़ रहा है और उसकी आड़ में अगर वो कोई काम कर रहा है गलत, उसको चिन्हित करने के लिए ये अभियान चलाया गया और उस पर बिल्कुल हरिद्वार पुलिस एकदम सही क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी किसी बाबा के सामने इसमें ये मैंने जैसे बताया, जो क्रिमिनल ट्राइब्स पे लगातार इनके आपराधिक इतिहास ट्रैक में रहते हैं, उन्हीं ट्रैक रिकॉर्ड को लेते हुए ये कार्रवाई की जाती है। उन्हीं लोगों को पकड़ा गया है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या किसी न किसी आपराधिक इतिहास इसमें संलिप्त रहे, उन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हैं और इसमें मेन जो डायरेक्शन ये है कि सभी लोग अपना आईडी ज़रूर रखें, और आईडी रखते हैं तो बाद में अगर कोई भी ऐसे वेश बदल के आते हैं या कोई ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। जो भी नियम कानून तोड़ेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको हम पुलिस विभाग और प्रशासन दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई। तो कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। हर मोर्चे पर सुरक्षा बल तैनात है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां कांवड़ियों की सुरक्षा में एटीएस के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, कहीं कोई कांवड़ियों को असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस बीच गंगा स्नान करने के लिए, गंगा से जल उठाने के लिए जब युवक गोता लगा रहा था, उस वक्त वो डूबने लगा, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने छलांग लगाई और देवदूत बनकर उसे जिंदा बाहर निकाल लिया।
क्योंकि ये कालनेमी ऑपरेशन यह सिद्ध करता है कि उत्तराखंड में अब धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता। ने जो ये निर्णय लिया है, नारी सम्मान, सनातन की पवित्रता, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक सराहनीय कदम धामी जी ने उठाया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जो फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। चलिए अगली खबर की तरफ ले चलता हूं। मानसून शुरू हो चुका, लेकिन मानसून की जो बारिश है वो परेशान कर रही है, क्योंकि जो बारिश है उसके बाद जो खबरें हैं वो तबाही की हैं, क्योंकि मानसून से हाहाकार मचा है। तस्वीरें आप देखते जाइए, स्पेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हर जगह बारिश हो रही है, देश दुनिया हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो तैर रही हैं। और स्पेन के बाद अब अमेरिका से तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका में भी कुछ हालात ऐसे हैं, सड़कों का पता नहीं है, लेकिन सड़कों पर जो सामान बहते जा रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पब्लिक टॉयलेट है जो बहता जा रहा है। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें सामने हैं। और इसके बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल की तस्वीरें, जहां पर मंडी में भारी लैंडस्लाइड हुआ और लोगों की जान बाल बाल बची है। तस्वीरें बता रही हैं भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें। और महाराष्ट्र की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबूरदार की ये तस्वीरें हैं, जहां बच्चे रस्सियों के साथ स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे पानी बहुत तेज धार में बहता जा रहा है। और इसके बाद की तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। टीमें लगातार उन जगहों पर तैनात हैं जहां से डूबते हुए एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया। और छतरपुर से अगली तस्वीरें, जहां पर डूबते हुए बहते हुए एक व्यक्ति को किस तरीके से आसपास के ग्रामीणों ने निकाला है रस्सियों के सहारे। और चित्रकूट उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से चारों तरफ से पानी ही पानी है और यहां पर सड़क है, सड़क का पता नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर नाव साफ तौर पर दिखती है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी कुछ ऐसा इशारा कर रही हैं। थुड़ान से ये तस्वीरें आई और कैसे यहां पर एक महिला का रेस्क्यू किया गया, और ये बता रही है। तो बारिश ने कहर ऐसा बरपाया, हाहाकार मचा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में एक कॉलेज में फंसी महिला का रेस्क्यू होता है और किस तरीके से छात्रों ने उनका रेस्क्यू किया। बादल फटने के बाद हॉर्टिकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट और प्रोफेसर समेत करीब 150 लोग फंस गए थे। इनमें 2 महिला प्रोफेसर गर्भवती थी, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कॉलेज के छात्रों ने कुर्सी की पालकी बनाई और प्रेग्नेंट प्रोफेसर को 11 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महिला प्रोफेसर की मदद करने वालों में 80 छात्राएं भी शामिल थीं। बादल फटने के बाद सड़क और रास्ता सब बंद हो चुके हैं। फिर छात्र और छात्राओं ने अपने प्रोफेसर के रेस्क्यू की जिम्मेदारी उठाई और उन्हें सही तरीके से पहुंचाया। अब चलिए, जो इस पीड़ित हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनका क्या कहना है, कैसे रेस्क्यू चल रहा है और कितने डरे हुए हैं इस आपदा से, ये सुनिए। बाढ़ का बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे,
जो सोते रह गए, गाड़ियाँ उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। कुछ बह चली हैं, कुछ डूब गई हैं और लोग बहुत ही संकट में हैं। दुकान वालों का बहुत नुकसान हुआ है, नाव वालों का भी बहुत नुकसान हुआ है, 2-4 नाव बह गई हैं। 12 बजे से पानी बरसना स्टार्ट हुआ है, 1 बजे से गंगा जी का जल स्तर बढ़ने लगा है और बढ़ते बढ़ते अब इस समय का लगभग ये समझ लीजिए कि काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। 2016 में जो बाढ़ आई थी उसी के लगभग में है। राम घाट, भरत घाट, पूरा दुकानें डूब गई, पूरा सामान डूब गया, पूरा मतलब कुछ लड़के बच्चे भी फंसे हैं वहाँ पर, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पानी का कोई आसाव नहीं कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि पानी बरस रहा है बराबर, तो बराबर पानी बरस रहा है। तो आज के लिए ये भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां भी रहें अपनों के साथ रहें, अच्छे तरीके से रहें और रिपब्लिक भारत जरूर देखते रहें। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद।